नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं ज्योत्सना वहाल आपके साथ। सोमवार से शुक्रवार लेकर आते हैं हफ्ते में 5 दिन आपके लिए ये कार्यक्रम शाम 6 से 7 बजे, जिसमें हर दिन होता है एक नया विषय और होते हैं नए विशेषज्ञ। तो आइए आपको आज के कार्यक्रम के विषय से अवगत करवा दें। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है गौ पालन और भैंस पालन, आय के उन्नत स्रोत। विषय एक बार फिर दोहरा देते हैं, गौ पालन और भैंस पालन, आय के उन्नत स्रोत। विषय से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर 1800113060, साथ ही 1800113061 पे हमें फोन कर सकते हैं। आपके लिए एक बार नंबर फिर से दोहरा दें, 1800113060, 1800113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, इस पे आप हमें फ़ोन कर अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं। आइए आप सभी का एक बार परिचय करवा देते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों से। गौ पालन पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लथवाल, और साथ ही भैंस पालन पर हमें जानकारी देंगे डॉक्टर पवन सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे भी हमारा परिचय हो गया। साथ ही आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो विशेषज्ञों तक आपका प्रश्न एकदम साफ तौर पर सुनाई दे पाएगा। तो आइए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के पास और उनसे जानते हैं कि डॉक्टर सिंह, गौ पालन का क्या महत्व है हमारे देश में। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे। देखिए किसान भाइयों, हमारे देश में जो जितनी भी गौओं का हमारे पास उपलब्धता है उसके हिसाब से 45% के आसपास दुग्ध उत्पादन हमारे गौ पालन से आ रहा है। और उसमें जितना भी हमारा खेती हो रही है, जो भी हमारी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है और हमारे फूड के संबंध जितने भी हमारे पास वहाँ से आता है, गौ पालन के उससे हमारे वातावरण के हिसाब से, हमारे जलवायु के हिसाब से बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम इन गाय पालन को इग्नोर करेंगे तो हमारे वातावरण, हमारी ज़मीन, हमारा पानी, हमारे जो दूध का एक मुख्य स्रोत है, जो कि बहुत देसी गाय का तो दूध ऐसा मानिए आप जैसे मेडिसिनल वैल्यू है, तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। एक ओवरऑल दृष्टि से हम देखें कि समाज का बहुत बड़ा योगदान गौ पालन से आता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर पवन, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि भारत दूध उत्पादन में अव्वल नंबर पर आता है, गौपालन में हमने गौपालन के महत्व को तो समझा, भैंस पालन का क्या महत्व है हमारे देश में, क्या बताएंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, गौ पालन का महत्व, भैंस का उससे भी ज़्यादा महत्व है हमारे देश में। जो कुल दुग्ध उत्पादन है देश का, उसका 51% के लगभग भैंस से आता है अकेले। और इसका केवल दूध ही नहीं, जो मीट एक्सपोर्ट में इंडिया काफ़ी अच्छे महत्व रखता है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भैंस का है। और उसके बाद जो भार ढोने का काम है, इसके जो झोटे होते हैं या कटड़े होते हैं, उनको भार ढोने में भी लगाया जाता है। तो इसका इस दृष्टि से तीनों चीज़ें इसकी काम आती हैं। तो गाय के मुकाबले इसका इसलिए भी फ़ायदा ज़्यादा है कि मीट जो इसका है, मांस, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो इस पर कोई ऐसा बंधन नहीं है जैसे गाय के मीट पे प्रतिबंध है हमारे देश में। जी, तो अभी हमने समझा गौ पालन और भैंस पालन का हमारे देश में क्या महत्व है इसके बारे में। आइए इसी से संबंधित देखते हैं एक छोटी सी खास रिपोर्ट। हमारा देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। भैंसों की संख्या गाय की अपेक्षा लगभग आधी होते हुए भी कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 53% इन्हीं से ही प्राप्त होता है। हमारे देश की आबादी के अनुपात में कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर किसान कृषि उत्पादन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। बैंकों व अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने व पशु बीमा योजना के शुरू होने से शिक्षित युवा वर्ग एवं खेतीहर मजदूर पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं। इसमें किसान की आमदनी बढ़ने के साथ साथ उसके परिवार के सदस्यों तथा खेतीहर मजदूरों को पूरे वर्ष भर रोजगार उपलब्ध हो सकता है। भैंस हमारा अपना पशुधन है और दुधारू पशुओं में इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि पशुपालकों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने बुफेलोपीडिया की रचना की, ताकि भैंस पालन से संबंधित सभी पहलुओं को आम बोलचाल की सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा सके।
भैंस से अधिक उत्पादन के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भैंस पोषण एवं कमी के समय चारा प्रबंधन तथा चारा संरक्षण विषयों के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। भैंस पालन कैसे लाभकारी हो, उसके लिए भैंस पालक को भैंसों के प्रबंधन और देखभाल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए भैंस प्रबंधन, जननन तथा अन्य समस्याओं को भी इस विकिपीडिया में शामिल किया गया है। तो अभी आपने देखी भैंस पालन पर एक छोटी सी खास रिपोर्ट। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और वापस चलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के पास। डॉक्टर सुरेंद्र, अभी हमने जाना कि गौ पालन का क्या महत्व है हमारे देश में, लेकिन अगर हम नस्ल या गुणवत्ता के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है भारत की इस वक्त? देखिए, हमारे पास अगर नस्ल की गुणवत्ता पर ध्यान दें, बहुत बढ़िया ब्रीड जो कि विदेशों में भी यहाँ से मांग रहती है, गिर ब्रीड है हमारी, साहिवाल है। साहिवाल जो हमारे फिरोजपुर फाजिल्का एरिया में पाकिस्तान के एडजॉइनिंग एरिया बॉर्डर के साथ साथ मिलती है। गिर गुजरात की ब्रीड है। इनकी मांग बहुत बाहर भी बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे एक राठी ब्रीड है जी। जो कि थारपारकर और साहिवाल का क्रॉस दोनों का ही मिश्रण है, जो गर्मी में सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा है इन पशुओं में। और दूध उत्पादन में भी इनमें ये ना समझें कि हमारी देसी गायें कम दूध देती हैं, इनमें भी 20% ऐसी गायें मिलती हैं किसानों के पास ही जो कि 15-15 लीटर 16 लीटर से भी ज़्यादा दूध देती हैं। जी। तो हम ये कहते हैं कि सुझाव देते हैं किसानों को, जो गायें 14-15 लीटर की गायें हैं उनको अच्छे सांड से टिक्का लेके क्रॉस कराएं, ताकि आने वाली जो संतान होगी, जो बछड़ियाँ आएंगी, बहुत अच्छी होंगी और आगे आने में कम से कम 15-20% प्रति जनरेशन दूध बढ़ता जाएगा। जी। तो यही प्रक्रिया ब्राज़ील ने अपनाई और उनके पास भी 20-25 लीटर की गायें आम तौर पे मिलती हैं। और हमारे पास जो संकर नस्ल की भी जो हमने बाहर से ला के सीमन क्रॉस कराया है अपनी देसी गायों के साथ, उनकी भी जो नस्ल है, ऐसा नहीं है कि वो सारी बहुत अच्छी अधिक उत्पादन वाली हैं। उनमें से भी 50% गायें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छा दूध देती हैं, उत्पादन करती हैं। जो बाकी के हैं उनको हम दूसरे पर्पज़ से यूज़ करते हैं, जैसे ड्राफ्ट पर्पज़ में लेना है तो उस हिसाब से हम इनको पूरे महत्व के साथ अगर पालें तो बहुत दुधारू नस्ल की बहुत अच्छी ब्रीड हमारे देश में है। जी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे यही सवाल। अभी हमने गाय की गुणवत्ता और नस्ल के बारे में तो अभी हमने जान लिया, लेकिन हम यहाँ पर भैंस की गुणवत्ता और नस्ल के आधार पर भी जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, इसको जरूर जानेंगे। लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। आइए पहले उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। वेदपाल जी, क्या प्रश्न है आपका? अजी, हमारा प्रश्न ये है कि ये बात तो बता रहे हैं कि दूध देंगे न देंगे, तो देंगे तो किसी की अगले जांच के लिए क्या रहेंगे? अच्छा, सीमन भी करवा लिया, मोदी करवा लिया, अगले आगे के लिए बार बार दूध टिकाना पड़ता है, ये क्या कारण है? अब ये करीब ये काफी दूर तक ये हिसाब किताब खराब हो रहा है। दूर दूर के गाँव में जो बार बार जो है उनको दूध टिकाना पड़ता है, खरीदे जी। वेदपाल जी, आपसे गुजारिश है अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं और थोड़ी साफ आवाज में दोहराएं। हमारे विशेषज्ञों तक आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं आ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि बार बार भी टिकवाना पड़ता है गाय के, भैंस के, वे क्यों नहीं थमती? ठीक है, बार बार भी टिकवाना पड़ रहा है, क्या कारण है? समझ में आ गया, समझ में आ जी गया। डॉक्टर पवन, क्या पूछना क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कि इनकी जो गाय है या भैंस है उसको बार बार गाभिन करवाना पड़ता है जी। तो उसकी क्या समस्या है, कैसे उससे निजात पाए, किसान का ये जानना है। ठीक है। गाय और भैंस पालन की बात कर रहे हैं जी। तो किसान भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम हमेशा अपनी जो बात करते हैं किसान भाइयों को इन भैंस और गाय पालन से संबंधित, और जो ये गाभिन नहीं होती, बार बार रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं इसको, जो बार बार रिपीट करते हैं, सेटल नहीं होती, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि किसान भाइयों को एक तो बैलेंस डाइट कि उसको क्या क्या खिलाएं, दूसरा जो सबसे मुख्य इसका जो वो है जिसके कारण ये ज़्यादा होता है केस, वो है मिनरल मिक्सचर। अगर किसान भाई अपने पशु को पूरे ब्यात अगर मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करे, जैसे 50 ग्राम या एक मुट्ठी देसी भाषा में उसको कह देते हैं, रोज दे,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि पशु गाभिन ना हो टाइम पे और फिर वो रिपीट भी नहीं करेगा, बार बार किसान भाई को टिक्का नहीं लगवाना पड़ेगा। बैलेंस डाइट और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम रोज। बैलेंस डाइट और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम रोज। आप कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? इसमें थोड़ा सा एक और सुझाव मैं किसानों को देना चाहता हूँ। जी। अगर वो एआई कराते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और बार बार रिपीट हो रही है, हो सकता है गायें समय पे ठीक गर्मी में आ रही है, लेकिन समय पे आप टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। अगर सुबह आपकी भैंस या गायें पता लगता है कि आज गर्मी में आई है, तो सुबह 10 बजे तक टीका लगवा दें और एक शाम को 4 या 5 बजे दोबारा टीका लगवाएं, ताकि उसका अंदर से जो अंडा निकलता है और बाहर से शुक्राणु जाता है, उसका समय पे मिलान होगा तो कंसेप्शन होगा। इसी से आपकी 20% चांसेस कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है, वो बार बार रिपीट नहीं होगी। रिपीट जब होती है जब आप समय पे टीका ना लगवाएं। अगर गर्मी में आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी कई बार गलतियां जो हीट की डिटेक्शन की पुअर हैं, उसको आप सुधारें और अपने पशु पर ज़्यादा ध्यान दें। जी। एक और इसमें ये है सुझाव, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसान भाई ये भी देख ले कि जैसा किसी की फिर भी गाभिन नहीं हो रही, मिनरल मिक्सचर भी दे रहे, बैलेंस डाइट भी दे रहे, 2 बार टीका भी लगवा रहे हैं सुबह शाम, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फिर भी गाभिन नहीं हो रही, तो कृपया अपने जो पशु चिकित्सक है उनसे भी सलाह ले ले, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है पशु को। तो ये भी एक कारण है कि बार बार रिपीट हो। अगर ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शन भी नहीं है, आप मिनरल मिक्सचर भी दे रहे, बैलेंस डाइट भी दे रहे, तो फिर चांस नहीं है कि वो गाभिन ना हो। जी। तो वहीं अभी हम बात कर रहे थे नस्ल या गुणवत्ता सुधार के बारे में, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे आगे, लेकिन एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रही हैं वो बताएं। कैलाश कंवर, जोधपुर। जी कैलाश जी, जोधपुर से आप बात करिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम 25 गायों की एक डेयरी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी गायें उपयुक्त रहेंगी? जी, 25 गाय की डेयरी खोलना चाहते हैं, कौन सी गाय उपयुक्त रहेगी? जी हाँ, देखिए, अगर 25 गायें की डेयरी करनी है और जोधपुर के एरिया में करनी है राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान एरिया की ही ब्रीड हैं बहुत बढ़िया, जैसे थारपारकर है, गिर है, साहिवाल है, ये तीनों नस्ल वहाँ बहुत अच्छी चलती हैं। अगर वो चौथी नस्ल भी राठी है, वो वहाँ भी ले जाके करना चाहें, तो ये 25 गायें या 50 गायें या कितने भी लेवल पर जाके ये डेयरियाँ कर सकते हैं। सबसे उत्तम नस्ल ये 3-4 ब्रीड हैं जो राजस्थान के एरिया में ही हैं, जो मैंने बार बार बताया भी है, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गिर, थारपारकर और साहिवाल, ये 3 बहुत उपयुक्त हैं। गर्मी सहने की शक्ति है, प्रतिरोधी क्षमता अच्छी है और दूध उत्पादन के लिहाज से भी ये तीनों ब्रीड अच्छी हैं राजस्थान जोधपुर एरिया के लिए। जी बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। संकर नस्ल की भी अगर वहाँ प्रबंध हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है गौ पालन और साथ ही भैंस पालन आय के उन्नत स्रोत। और विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 61 पे हमें फोन कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद रखें या फिर नेटवर्क क्षेत्र में आकर आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछें, तो हम तक आपकी आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे पाएगी। आइए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे और एक बार फिर डॉक्टर पवन आपके पास आते हैं और जानना चाहेंगे नस्ल और गुणवत्ता के आधार पर अभी भैंस पालन की क्या स्थिति है भारत में। जैसे आपने कहा नस्ल और गुणवत्ता के आधार पर गाय और भैंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे देश में जो 70% पशु हैं वे ऐसे हैं जो किसी भी नस्ल से संबंधित नहीं है, जिनको हम नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल कहते हैं। केवल 30% पशु ऐसे हैं जो अच्छी नस्ल से संबंध रखते हैं और जिनका दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा है। तो हमारे देश में नस्ल सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, यानी इन 70% पशु को भी सुधारा जा सकता है। और दुग्ध उत्पादन के लिहाज से भी जो हमारी भैंस है वो भी 7-8, जो औसत है हमारी भैंस का वो 7-8 लीटर ही है जी। तो इसको बढ़ाने के काफ़ी गुंजाइश है जी बिल्कुल। इसी के साथ हरीश जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो हेलो, हरीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी मैडम। जी, क्या जानना चाहते हैं हरीश जी? मैडम हमारे पास एक गाय है जी। वो जो है पतला पतला झड़ते रहती है बराबर कंटिन्यू। अच्छा, पतला? हाँ, बिल्कुल पानी की तरह सफेद। जी, एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। डिस्चार्ज समझ गए? जी जी जी। जो बहुत पतला पतला झड़ते रहती है, वो बहुत ज्यादा झड़ती है। ठीक है। हाँ, उसके लिए हम क्या करें? जी बिल्कुल। जी डॉक्टर सुरेंद्र। देखिए, आपकी गायें जैसा आप बता रहे हैं, अगर वो झड़ती रहती है बार बार, मेरे हिसाब से जो आप क्या कहना है कि प्रजनन की समस्या है, बार बार गर्मी आती है और वो पानी है उसका डिस्चार्ज गाढ़ा ना हो, पानी ज़्यादा आ रहा है, आप उसको ऑब्जर्व करें। अगर पहले दिन आता है पानी की तरह, दूसरे दिन थोड़ा और गाढ़ा होता है, रंग भी बदलता है उसका डिस्चार्ज का, तीसरे दिन जाके, चौथे दिन जाके, कुछ एनिमल में 5वें दिन जाके लंबी हीट होती है तो उसमें वो गाढ़ा हो जाता है। तो शुरुआत में जब वो बीच के दिन में आपको सर्विस देनी चाहिए और तब जाके उसकी प्रजनन अच्छी होगी। जो पानी की तरह ज़्यादा आ रहा है उस स्टेज पे एआई नहीं करते हैं। अगर आपका पहचानने का तरीका सही है तो उसका ये एक सटीक उत्तर है। अगर कुछ आपके और लक्षण हैं, हो सकता है आप कुछ और बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं और हमारे तक वो बात पहुंची नहीं है। तो हरीश जी, यहाँ पर आपका प्रश्न शायद अधूरा था, लेकिन फिर भी जो आपने प्रश्न किया उसके हिसाब से डॉक्टर सुरेंद्र ने यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। इसी के साथ गुजरात से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना धीरज जी अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? आपको नमस्कार, दोनों मेहमानों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी धीरज जी, प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि अगर गुजरात में, मैं पाटन से बोल रहा हूँ, धीरज रबारी मेरा नाम है, वहाँ भैंस लेनी है, 10 भैंस लेनी है, तो सब्सिडी बैंक से कोई सब्सिडी वाली कोई लोन मिलती है गुजरात सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, कोई सब्सिडी मिलती है अगर भैंस खरीदना चाहे तो हाँ, इसमें मैं बताना चाहता हूँ किसान भाई को, नाबार्ड बैंक की एक स्कीम है जो 10 पशुओं तक गाय या भैंस लेना चाहते हैं तो उस पर 25% तक सब्सिडी मिलती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज बैंक से लोन मिलता है और नाबार्ड इसको फाइनेंस करता है। अपने ज़िले के पास के जो एजीएम हैं नाबार्ड के, उनसे संपर्क करें और वो छोटे किसानों को 5 से 10 पशुओं के लिए सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर धीरज जी आपने हमें गुजरात से प्रश्न किया था और डॉक्टर सुरेंद्र ने आपके प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो हमें ईमेल के जरिए भी जो है वो प्रश्न करते हैं, लेकिन इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गुजरात से। एक बार फिर आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हाँ जी मैडम। जी स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप?
मैं मैडम सवाल ये पूछना चाहता हूँ, मुझे गाय खरीदनी है तो राजस्थान में ऐसे कोई संस्थान है या डेयरी फार्म जहाँ से गाय मिल सके मुझे बड़ी मात्रा में 10 से 15 या 20 एक साथ जी खरीद मेघ सकूं सिंह वहाँ जी, से? मेघ सिंह हाँ जी, आप जी। राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं वो बताएं पहले। जोधपुर से। जी बिल्कुल, अब एक बार अपना प्रश्न जो है वो फिर से दोहराएं। जी मैं मतलब गाय खरीदना चाहता हूँ 15 से 20 की संख्या में, तो ऐसा कोई संस्थान या कोई ऐसा डेयरी फार्म जहाँ से एक साथ ये सारी गाय खरीद सकूं? कोई नस्ल एक आप हाँ। जैसे राठी। राठी। हाँ जी। जी बिल्कुल, राठी नस्ल की गाय खरीदना चाहते हैं 15-20 गाय। देखिए, राठी नस्ल की जो गाय का उद्गम स्थान है वो बीकानेर, और ये पलवल, अलवर और गंगानगर एरिया में ज़्यादा मिलती हैं। और इसका जो अनुसंधान पे जो सिस्टेमेटिक स्टडी हो रही है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी करती है। ज़्यादा पशु वहाँ के आसपास मिलेंगे। आपको लेने हैं, अगर राठी लेनी है तो अलवर और गंगानगर के प्रगतिशील किसानों के पास बहुत अच्छी अच्छी राठी ब्रीड की गायें हैं। वहाँ आपको गाँव में जाके और उनका दूध देख के आप खरीद सकते हैं। क्या बाकी नस्ल की गायों से राठी नस्ल का दुग्ध उत्पादन अधिक होता है? नहीं, अधिक नहीं होता है। ये इस एरिया में खास करके राजस्थान में, जहाँ ये जोधपुर है, गंगानगर है, बीकानेर है, यहाँ गर्मी है ज़्यादा, और उस ब्रीड में खास करके इस एरिया में अनुकूलता के कारण प्राथमिकता दी जाती है। जी, क्षेत्र के हिसाब से अगर जानना चाहें तो हमारे किसानों को कौन कौन सी नस्लों का जो है वो चयन करना चाहिए गाँव में अगर बात करें तो? अगर हम बात करें जैसे पहाड़ी एरिया पे, तो हम कहते हैं जर्सी के क्रॉस हों। वहाँ पे देसी नस्ल बड़ी साइज़ की ब्रीड कम चलती हैं। वहाँ पे जर्सी छोटे साइज़ की ब्रीड है और उस पे दूध उत्पादन भी अच्छा है, फैट भी अच्छा है। अगर प्लेन एरिया में जाएं, जो समतल एरिया हैं, तराई के एरिया हैं, वहाँ पे हम होल्स्टीन फ्रीजियन के क्रॉस भी कर सकते हैं हमारी देसी गायों के साथ। जैसे थारपारकर का क्रॉस है, NDRI करनाल ने करण फ्रीज बनाया है जी। हरियाणा वेटनरी यूनिवर्सिटी ने हरियाणा ब्रीड को होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ क्रॉस करके हरदेनु बनाई है जी। इसी तरह मेरठ में आपने देखा होगा मिलिट्री डेयरी फार्म पे साहिवाल के साथ क्रॉस करके होल्स्टीन फ्रीजियन का क्रॉस फ्रीजवाल बनाया है। केरल में एक सनुंदनी ब्रीड बनाई है। तो उसी हिसाब से ये अक्षेत्र के हिसाब से ये तैयार की गई हैं। ये तो संकर नस्ल की गायें हैं। अगर आप साहिवाल नस्ल एक गाय है, अपनी देसी है, गिर है, इसको जहाँ भी आप ले जाएंगे इनमें वातावरण में अनुकूलता ढलने की ज़्यादा अक्षमता रहती है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हरप्रीत जी हमारे साथ पंजाब से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। हेलो। हाँ जी। जी हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मैं हरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, डेयरी फार्मर पंजाब से। जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है भी जैसे डॉक्टर साहब ने इंडिविजुअल ब्रीड को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और मैं क्रॉस ब्रीड की डेयरी कर रहा हूँ HFP, लेकिन 10 सालों से उसका दूध की क्षमता काफी है। जैसे मुक्तसर पशुधन चैंपियन में हमारी गाय ने 67 kg दूध देके नया रिकॉर्ड बनाया था। और इसलिए मैं क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, हम देसी को ही ज्यादा प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीड को क्यों नहीं कर रहे? जी, तो देसी को ज्यादा क्यों? देखिए, किसान भाइयों से हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम क्रॉस ब्रेड को भी रिकमेंड कर रहे हैं। क्रॉस ब्रेड को हम वहाँ रिकमेंड करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई और हरे चारे की उपलब्धता हो। जी, हमारे साथ राजस्थान जैसे एरिया में लाइन पर मौजूद हैं। आप कोई प्रश्न उनसे और करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जहाँ ड्राई एरिया है, हरे चारे की उपलब्धता कम है या मिनरल मिक्सचर कम की अवेयरनेस है, वहाँ पे हमारी ब्रीड क्रॉस ब्रीड से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं। जहाँ पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और काफ़ी अच्छे एरिया किसान वहाँ भी हैं जहाँ वो दे पाते हैं, तो क्रॉस ब्रीड को भी हम रिकमेंड करते हैं। जी, पंजाब में तो 75% क्रॉस ब्रेड ही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि तो किसानों को प्रमोशन इसकी की जानकारी होना, हाँ जानकारी होना है। है। और जो जैसे हरप्रीत जी कह रहे, पंजाब से भी किसान हमारे यहाँ NDRI में आते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो अगर अच्छी तरह प्रबंध नहीं किया तो 3-4 ब्यात के बाद ये कोई ना कोई समस्या इनमें खड़ी हो जाती है। जो देसी गाय हैं उनके मुकाबले इनमें समस्याएं ज़्यादा होती हैं। और ये भी कहते हैं पंजाब के लोग कि या तो डॉक्टर शाम नू आएगा, नहीं शाम नू नहीं आता, सुबह तो आना ही आना है। और भैंस में या देसी गाय में
डॉक्टर बहुत ही कम आते हैं, तो इसलिए इनमें समस्याएं ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं कि क्रॉस ब्रेड दूध जरूर ज़्यादा देती है, पर इसके साथ साथ क्योंकि ये हमारे वातावरण का पशु नहीं है, तो इसलिए अगर अच्छा प्रबंध नहीं करेंगे, अच्छा चारा दाना नहीं देंगे, तो ये समस्याएं आएंगी। जी, इसी के साथ हरियाणा से संदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं, ये उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी संदीप जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा था मैडम कि हमारा बच्चा है जिसकी 11 महीने की है, तो वो उसका किस टाइम उसको क्रॉस करवाया जाए? प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। 11 महीने की बच्चिया है, उसको किस टाइम मतलब क्रॉस करवाए? 11 महीने की बच्चिया है, क्रॉस कब करवाएं? हाँ जी। देखिए 11 महीने की बच्चिया है, आपने एक तो ये नहीं बताया वो संकर नस्ल की बच्चिया है आप हमारे या साथ फोन लाइन पर हैं संदीप जी? फोन लाइन पर मौजूद नहीं है। या देसी नस्ल की है। अगर फोन 11 लाइन में पर हैं संदीप जी, मौजूद हैं? हाँ जी। जी संदीप जी, हमारे जो गेस्ट हैं वो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। दोगली है जी, ये दोगली है, ठीक है। ब्लैक कलर की। तो दोगली नस्ल की है, तो पहले तो आप ये देखें कि उसका भार शरीर का कितना है। 11 महीने की है, हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कम से कम 270 किलो के आसपास 18 या 19 महीने में वज़न आ जाना चाहिए। अगर 18 महीने के आसपास इसका वज़न इतना आ जाए तो आप उसका क्रॉस करा सकते हैं। और वो दूसरा ये भी है, मैं इसके साथ बताऊं, जब ये हीट में आएगी, जब गर्मी में आएगी तो डिस्चार्ज देगी, किसान भाई को ये भी पता लग जाएगा कि अब तुम्हारी गाय जो है गर्मी में आना शुरू हो गई है। एक बार गर्मी में आई, 2 बार आएगी, किस दिन बाद फिर आएगी, तो वो उस टाइम भी नोटिस कर सकते हैं कि अब ये गर्मी में आना शुरू हो गई है, तो ये सही समय है कि आप गर्भित कराएं। अब आप उसको गर्भित कराएं। बिल्कुल। सुरेश जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सुरेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले वो बताएं। हाँ, मध्य प्रदेश खरगोन जिले से। जी बिल्कुल, प्रश्न पूछें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने निमाड़ में मतलब कौन सी मतलब नस्ल गाय की अच्छी रहेगी? मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए कौन सी गाय की अच्छी नस्ल रहेगी? गाय भैंस। हेलो हाँ जी, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से पूछना चाहते हैं कि गाय की अच्छी नस्ल कौन सी रहेगी? हाँ, मतलब पालने के लिए कौन सी गाय की नस्ल अच्छी रहेगी? पालने के लिए? हाँ, मतलब गौ पालन करेंगे तो उसके लिए मतलब कौन से मतलब जिले से वो लाए अपन, मतलब कौन से प्रदेश से गाय? ठीक है। जी जी जी, देखिए ठीक है आपका प्रश्न। आपके मध्य प्रदेश के अंदर सभी में अगर आपका रुझान देसी गाय की तरफ है तो साहिवाल नस्ल बहुत हर जगह तकरीबन फलती फूलती है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा दूध उत्पादन की अगर आप में अक्षमता लेने की है और बढ़िया पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस प्रबंध अच्छा कर सकते हो, हरा चारा, पानी, आवास बहुत बढ़िया दे सकते हो, तो संकर नस्ल HF क्रॉस भी आप ले सकते हैं जी। वो आपके ऊपर है आप कितना अच्छा प्रबंध करते हैं। तो HF क्रॉस के साथ हम जैसे साहिवाल रिकमेंड कर रहे हैं, साहिवाल के साथ हम गिर भी कहते हैं, गिर है, राठी है, और वहाँ पे मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी अच्छी गायें जो उस एरिए से गुजरात का एरिया नज़दीक है, कांकरेज के बहुत बड़े बड़े हर्ड हैं, उनमें से आप देखेंगे 15-16 लीटर की भी कांकरेज की ब्रीड की गाय मिलती है जी। तो वहाँ उस एरिए में अगर आप हरा चारा दे पाएँ, मिनरल मिक्सर दे पाएँ, अगर उसके साथ साथ आप बढ़िया उसको प्रबंध के साथ साथ आवास और स्वच्छ पानी दे पाएँ तो कोई सी भी ब्रीड ले लें, मध्य प्रदेश की जलवायु सभी ब्रीड के अनुकूल है, वो आपके प्रबंध के ऊपर है। जी बिल्कुल। निहाल सिंह जी हमारे साथ, निहाल चंद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान से फोन लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो हाँ जी। निहाल चंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ जी। हेलो जी, प्रश्न पूछिए निहाल चंद जी, हम तक आपकी आवाज आ रही है। जी मैडम जी, मैं पूछ रहा थी गाय जो मेरे पास में है वो 3-4 बार वो जो हो चुकी है क्रॉस करवाया उसको, वो रह नहीं रही थी। प्रश्न निहाल चंद हाँ, जी, एक बार ठीक है, फिर से समझ में आ गया। आपको आ गया समझ? वो कहते हैं कि जी। 3-4 बार गर्भित करा ली पर जी। रुकती हाँ नहीं जी। या बढ़ नहीं होती। जी हाँ तो जी। इसके लिए है किसान भाई, आप अपना जो हमने अभी पहले भी बताया था कि जो खान पान है पशु का
उसकी तरफ पूरा ध्यान दें। और जो मिनरल मिक्सचर है, हम हमेशा अपनी जो टीवी पे बात होती है उसमें कहते हैं कि मिनरल मिक्सचर किसान भाई नहीं खिलाते अपने पशुओं को। ये जो जनन संबंधी समस्याएं हैं, इनका सबसे बड़ा इलाज यही है कि किसान भाई अपने पशु को मिनरल मिक्सचर जरूर दें रोज़, और ये समस्याएं पैदा नहीं होगी और समय पर गर्भित होगी, ज्ञापन होगी, दूध भी ठीक होगा और अगले ब्यात में भी वो सही समय से ज्ञापन होगी। ऐसी रिपीट ब्रीडिंग की या ये बार बार गर्भित कराने की समस्या नहीं आएगी। जी, इसी के साथ कार्यक्रम में यहाँ पे फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। सुंदर रूप रंग आकार दें, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है गौ पालन, भैंस पालन, आय के उन्नत स्रोत। विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113-060 और 61 पे हमें फोन कर अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आलोक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है झारखंड से। आइए उनका पहले प्रश्न शामिल करें। हेलो 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 जी आलोक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी आलोक जी, क्या प्रश्न है आपका? डेयरी करना चाहता हूँ, तो कौन सी गाय की नस्ल जो ठीक रहेगी? डेयरी खोलना चाहते हैं और कौन सी गाय की अच्छी नस्ल रहेगी उसके बारे में जानना चाहते हैं? जी, डेयरी खोलना चाहते हैं, कौन सी अच्छी गाय की नस्ल रहेगी? झारखंड से। आलोक जी, मैं आपको पहले भी इसी तरह के प्रश्न आए हैं, हमने बताया है। ये निर्भर करता है कि आपके आसपास किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप अपनी देसी गाय की डेयरी करना चाहते हैं, जो आजकल ज़्यादा प्रमुखता से समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि A2 मिल्क, ऑर्गेनिक मिल्क, तो इसके लिए आप देसी गाय पे जाना पड़ेगा। और क्रॉसब्रेड गाय के लिए भी आप जा सकते हैं। उसमें अगर आप अच्छा प्रबंध करेंगे तो वो भी व्यवसाय बहुत अच्छा है। अब आप ये देख लीजिए कि दूध क्या भाव आप मार्केट में बेच सकते हैं। अगर क्रॉसब्रेड गाय की डेयरी करते हैं तो कम से कम भी 35 रुपये से बेस प्राइस से शुरू होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ऊपर जाके दूध बेच सकते हैं 50 और 60 रुपये के आसपास, तो आप देसी गाय का भी डेयरी कर सकते हैं, अन्यथा आपको वो प्रॉफिट में नहीं जाएंगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आलोक जी आपके प्रश्न का उत्तर डॉक्टर सुरेंद्र ने दे दिया है। इसी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से तारा सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद है। आइए उनका प्रश्न भी लेते हैं। हेलो हेलो जी तारा सिंह जी, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, एक कौन सी नस्ल की गाय पालना उचित होगा? प्रश्न दोहराएं। कौन? ये छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे ना कौन सी नस्ल की गाय पालना उचित होगा? छत्तीसगढ़ के हिसाब से कौन सी नस्ल की गाय पालना अच्छा रहेगा, आप ये जानना चाहते हैं? हाँ। जी छत्तीसगढ़ के लिए हम रिकमेंड करते हैं गिर और साहिवाल दोनों। तो गिर की काफ़ी छत्तीसगढ़ में पॉपुलरिटी है और पाल भी रहे हैं किसान। तो आप या तो गुजरात के काठियावाड़ रीजन में जो जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, अमरेली, या राजस्थान से जो किशनगढ़ एरिया है, अजमेर के आसपास है, इस एरिया में बहुत अच्छी नस्ल की गिर गाय मिलती हैं। वहाँ से आप लेके अपने छत्तीसगढ़ में भी आप कर सकते हैं। जो साहिवाल है, साहिवाल में जो हमारी एरिया है
फाजिलका, फिरोजपुर, मुक्तसर इस एरिए से लेके आप छत्तीसगढ़ में ले जा सकते हैं। देसी नस्ल की तो ये 2 प्रजातियां ज़्यादा चलती हैं छत्तीसगढ़ एरिया में। और क्रॉस ब्रेड में वही फिर मैं दोहराता हूँ सभी के लिए कि क्रॉस ब्रेड गाय को आप कहीं भी पाल सकते हो, लेकिन उसके लिए उसी तरह की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। हरा चारा, बढ़िया आवास, बढ़िया खान पान, तभी जाके क्रॉस ब्रेड गायें आगे लाभ देती हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ भूपेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए उनका प्रश्न भी लेते हैं। हेलो 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 भूपेंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही मैम आपकी। जी भूपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश से आपने हमें फोन किया है, क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रश्न है, बताएं। मैडम जी, हमारी एक गाय है और रुकती नहीं है, इसमें जर्सी नस्ल की है। जी समझ गए। जी, उसका क्या है, जैसे अभी हमने एक किसान भाई ने पहले पूछा था कि बार बार हीट मारती है और गर्भित नहीं होती, जी। इनका भी सेम सवाल वही है। तो इनको भी हम यही सलाह देंगे कि जो अपनी गाय को एक तो संतुलित आहार दें और उसके साथ जो मिनरल मिक्सचर की हम हमेशा बात करते हैं, जिसको खनिज लवण भी कहते हैं हम हिंदी में, उसको जरूर दे किसान भाई। ये बहुत बड़ी समस्या है गांव में गाय और भैंस दोनों के साथ। तो जो ये देंगे किसान, उनके ये समस्या आएगी नहीं और सही समय पर गर्भित होगी, गाय हो या भैंस हो, दोनों के लिए ये जरूरी है। आइए सुनील जी से बात करते हैं जिन्होंने हमें बिहार से फोन किया है। हेलो जी जी सुनील जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि मतलब गाय पालने के लिए सरकार कौन सी संस्था जो है मतलब सहयोग करती है डेयरी खोलने के लिए? फाइनेंस करती है संस्था। कौन सी संस्था जो है वो फाइनेंस करती है, आप ये जानना चाहते हैं? जी जी जी, डेयरी के लिए। जी, डेयरी के लिए कौन सी संस्था जो है वो वित्तीय सहायता देती है? कहाँ से बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं बिहार से, बिहार से, वैशाली बिहार। हाँ, इनका तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि जो नबार्ड बैंक है हमारा, जो ये नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर में जो लोन देता है, ये जो वहाँ की जो नेशनलाइज बैंक हैं, दूसरे ग्रामीण बैंक हैं या दूसरे बैंक हैं, उनको फाइनेंस करते हैं बैंक नबार्ड, और फिर ये किसानों को लोन देते हैं। सभी जगह सभी प्रकार के लोन मिलते हैं किसानों को, और कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो वहाँ से भी ये अपनी किसी भी बैंक से पता कर सकते हैं कि लोन कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या इसका इंटरेस्ट है। तो ये सारी जानकारियाँ इनको वहाँ से मिल जाएंगी। जी, जैसे कि अभी हमने डॉक्टर सुरेंद्र से भी जाना था कि क्षेत्र के हिसाब से कौन सी अच्छी नस्ल की गाय जो है वो उपलब्ध है। आपसे जानना चाहेंगे कि भैंस की अच्छी दूध देने वाली नस्ल कौन सी है क्षेत्र के हिसाब से, क्या बताएंगे? हमारे देश में मुर्रा नस्ल जो है सबसे अच्छी है दूध देने वाली, और ये हमारे करीब करीब सभी प्रदेशों में बहुतायत में पाई जाती है। जैसे इसका जन्म स्थान हरियाणा है, तो मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल है दूध देने वाली, और लगभग हमारे देश के 15 राज्यों में मुर्रा को मान्यता मिल चुकी है कि इससे जो वहाँ की लोकल ब्रीड है उसको सुधारा जाए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। जी। तो सबसे अच्छी मुर्रा। उसके बाद जो नीली रावी ब्रीड है हमारी, जो पंजाब में पाई जाती है, वो पंजाब वाले लोग, ये मुर्रा के बराबर है लगभग, लेकिन इसकी संख्या हमारे देश में कम है और ज़्यादा मुर्रा को पसंद करने लगे आजकल लोग नीली रावी के मुकाबले। जी। गुजरात की जाफराबादी है, गुजरात की महसाना है, सूरती है जो राजस्थान में आती है। तो ये नस्ल सभी जगह चलती हैं और किसान भाई अच्छी तरह से इनको पाल सकते हैं। जी, प्रदीप जी इसका प्रश्न आइए शामिल करते हैं जिन्होंने हमें झारखंड से फोन किया है। हेलो 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 जी, प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी नमस्कार, हमारे पास जो है 4 गाय है और मुझे फ्रीजन। जी, 4 गाय हैं आपके पास? गर्म नहीं हो पा रही है। अच्छा, गर्भ नहीं धारण कर पा रही हैं? हाँ जी। जी, 4 गाय हैं। वही समस्या फिर है हमारे सभी आमतौर पर पशुपालकों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि दुधारू पशुपालक पशु है। तो जितने मिनरल दूध में निकलते हैं, जितना एनर्जी, जितना भी सारे मिनरल्स निकलते हैं दूध में, उनकी भरपाई नहीं हो पाती। और हमारी ज़मीन भी ऐसी हो चुकी है कि उसमें ये मिनरल मिक्सचर की कमी रहती है। तो जो मिनरल ज़मीन में नहीं है तो वो फोडर में नहीं आएंगे, चारे में नहीं आएंगे, चारे में नहीं है तो वो पशु को नहीं मिलेंगे। तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मिनरल मिक्सचर वो ज़रूर खिलाएं पशु को।
और किसान भाई क्या है कि फीड खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे महंगा महंगा, लेकिन इधर आके थोड़ा सा वो लालच कर जाते हैं कि मिनरल मिक्सचर ना देना पड़े, लेकिन अगर वो नहीं देते तो ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो फिर भी मेरी एक बार गुजारिश है किसान भाइयों से, और भी सुने कि मिनरल मिक्सचर को पशु की डाइट का एक हिस्सा बनाएं और उसे जरूर दें, चाहे किसी भी उम्र का किसी भी स्थिति का पशु हो, सबको दें, और खासकर ये जनन संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। जी सुरेंद्र जी, आप कुछ हाँ, बताना मैं चाहेंगे? इसमें थोड़ा एक जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा % किसानों की समस्याएं जो गर्भित न होने के आ रहे हैं, क्या कमी हो रही है वो जड़ पे जाना चाहता हूँ। जी। जब गाय या भैंस ब्याने के बाद 10 दिन तक खीस में रहती है तो उसकी सफाई होती है प्रजनन अंगों की, और उस टाइम पे मैं किसानों को ये रिकमेंड करते हैं हम लोग कि उसको काढ़ा पिलाया जाए, ताकि प्रजनन अंगों की सफाई होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। और जो ये समस्या जो बार बार आ रही है वो 50% से ज़्यादा कम हो जाएगी। तो वो काढ़ा क्या है, काढ़ा क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। आप 1.5 से 2 लीटर पानी उबाल लें, उसमें 25 ग्राम सौंफ लें, 25 ग्राम अजवाइन लें और 25 ग्राम सौंठ ले लें, 25 ग्राम काला नमक ले लें और इसको उबाल लें, और गुड़ भी इसमें मिलाएं आधा किलो के आसपास। तो ये काढ़ा आप उसको 10 दिन तक अगर मिला दें, हो सकता है एरिया के हिसाब से 1-2 इंग्रेडिएंट आप कम बत्ती कर सकते हैं, देसी फार्मूला है ये। इसका मेन काम होगा कि पशुओं के जो अंदर प्रजनन के बाद ब्लीडिंग होती है, सफाई होती है, अगर वो साफ स्वच्छ हो जाएंगे 10 दिन तक तो आगे प्रजनन की सारी समस्याएं दूर होंगी। कुछ भैंसों में इन्फेक्शन की वजह से प्रजनन नहीं होता है जी। या गाय है, ये काफ़ी समस्याओं को दूर करता है। इस पे किसान भाई ध्यान दें। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर सुरेंद्र आपने, और आशा करते हैं आप सभी ने ये हर एक चीज़ जो है अपने पास लिख ली होगी कहीं, काढ़ा बनाने की जो विधि डॉक्टर सुरेंद्र ने बताई है। यहाँ अशोक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से, आइए उनका फ़ोन शामिल करते हैं। हेलो जी, हेलो मैम। जी अशोक जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? जी जी मैम, मेरा प्रश्न है, जैसे मैम साहिवाल गाय पाला हूँ जी जी मैम, तो उसका करीब 12-10 को गाभिन हुई थी मैम। जी मैम, तो क्या कहते हैं वो 2-3 माह से तो दूध छुड़ा दी है, लेकिन वो उसका एक थन सूख नहीं रहा है मैम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रुक नहीं रही है जी, ये नहीं सूख गए हैं, 3 थन तो सूख गए हैं, लेकिन एक थन सूख नहीं रहा। 3 थन जो है वो गाय के सूख रहे हैं। मैस्टाइटिस है। देखिए मैं समझ पाया आपकी बात को कि आपके एक थन में दूध कम हो गया, सूख गया है, ये कहना चाहते हैं। साहिवाल नस्ल की गाय, साहिवाल नस्ल की गाय है जी। साहिवाल नस्ल की गाय में दूसरी ब्रीड की अपेक्षा थोड़ा सा थनैला रोग ज़्यादा आता है। कारण उसका ये है कि उसका पेंडुलस अडर होता है, लटकता हुआ, और लंबे थन होते हैं। किसान भाइयों, दूध निकलने के बाद आधा घंटा गाय को किसी को भी बैठने मत दें। दूसरा, अगर एक थन में उसके कम दूध हो गया है तो कोई इन्फेक्शन है, पास के पशु चिकित्सक से एंटीबायोटिक के 3 से 5 दिन का कोर्स कराएं, या होम्योपैथी या आयुर्वेद का कोई भी ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। और जहाँ भी आप अगर हाथ से दूध निकालते हैं, आसपास जहाँ गाय बैठती है, 15-20 दिन के अंदर उस पक्के फर्श को फिनाइल से या लाल दवाई से ज़रूर धोएं। ये जो थनैला रोग है ये कोई खास बीमारी नहीं है, ये केवल हम तो कहते हैं मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, आपके रख रखाव की ही समस्या है जी। जितना आप साफ सुथरा एनवायरनमेंट वातावरण देंगे ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर उसमें इन्फेक्शन से थन खराब हो रहा है तो आप साफ सफाई के साथ साथ पशु चिकित्सक से उसकी दवाई भी ज़रूर कराएं। जी, तो यहाँ पर अशोक जी तमाम जानकारी आप तक पहुँच गई है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। क्या है
नस्लों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है गौपालन भैंस पालन, आय के उन्नत स्रोत। विषय से संबंधित कोई भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप सीधा हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 61 पे हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर पवन सिंह हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सीधे अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। भूपेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हरियाणा से फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार मैम। जी भूपेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरे पास जी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं 4 और मेरे पास गाय भी हैं जी, क्रॉस ब्रीड की सर। तो ऐसा है कि मेरी 12 से 13 लीटर दूध देती है सर जी, और उससे ऊपर दूध नहीं दे पा रही। तो उसके लिए अब मैंने उसको मिनरल मिक्सर नहीं डाला सर अभी तक। बाकी इसको जैसे अपना दलिया होता है उसमें बिनोले वगैरह खवा दिए हैं जी, और अपना चोकर डालता हूँ सर। और हरा चारा मेरे पास काफी मात्रा में रहता है। तो इसके लिए उपाय बताएं सर। 14 लीटर से ऊपर अगर दूध निकालना है। और एक सर, ये जो अपनी मुर्रा नस्ल की ये युवराज झोटा है, भीम है या अर्जुन है, तो इनके जो टिक्के लेने पड़ेंगे सर, ये कहाँ से मिलेंगे? इसके बारे में भी कुछ बताएं। समझ गए जी। इनका जो काफ़ी किसानों को इसका फ़ायदा होगा। किसान भाई भी ध्यान से सुने कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि मेरी जो गाय है, जो भैंस है, वो 16 लीटर से ऊपर दूध कैसे दे। जी। हर गाय की, हर भैंस की, जैसे हम कहते हैं ना, आनुवंशिक अक्षमता है, जेनेटिक पोटेंशियल है कि वो कितना दूध दे सकती है। अगर आप अच्छा दाना, अच्छा बैलेंस डाइट उनको दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी जो जेनेटिक्स है, जो आनुवंशिकता है, वो इससे ज़्यादा दूध देने की नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो भीम है और अर्जुन है, इन झोटों का सीमन कहाँ से मिलेगा जी। मैं ये सभी किसान भाइयों को बड़े उससे बताना चाहता हूँ कि ये ध्यान से सुने कि जो ये अर्जुन है और ये दूसरे झोटे हैं जो किसानों के पास आजकल हैं, हमें इनका ये नहीं पता कि इनकी माँ का दूध कितना है। जैसे आप अभी समस्या से गुजर रहे हैं कि 16 लीटर से ऊपर कैसे दें। जो आप अपनी भैंस को, गाय को ऐसे झोटे या सांड से गर्भित नहीं कराएंगे कि जिसकी माँ का दूध का आपको पता हो, तब तक आपकी दूध देने की क्षमता या पशु ज़्यादा दूध नहीं दे पाएंगे। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो अपने पशु को गर्भित कराएं। तो ये जरूर जान लें कि जिस झोटे से या सांड से मैं अपनी भैंस को या गाय को गर्भित करा रहा हूँ, उसकी माँ का दूध कितना है। जो ये झोटे हैं जिनकी आप बात कर रहे, इनकी माँ का दूध किसी किसान को नहीं पता कि भैया इनकी माँ का कितना दूध है। तो इसलिए हम ये सलाह देंगे कि आप जो सरकारी संस्थान है, जैसे हिसार में है HLDB, हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का संस्थान है, सीमन बैंक है, वहाँ से सीमन लें, या उनका हर सेंटर पर सीमन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट का। उनसे आप ये जान के कि किस सांड का रिकॉर्ड क्या है, उसकी माँ का दूध कितना है, तब अपने पशु को गर्भित कराएं। दूसरा संस्थान हमारा हिसार में ही है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, वहाँ से भी आप झोटे का सीमन ले सकते हैं। उनसे भी आप अपनी भैंस को गर्भित करा सकते हैं। वहाँ पे 20 से लेकर 25 लीटर के बीच के जिनकी माँ का दूध है, ऐसे सांड का सीमन उपलब्ध है, फ्रोजन सीमन। दूसरा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वहाँ से भी आप झोटों का सीमन ले सकते हैं और भैंस को गर्भित करा सकते हैं। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि सरकारी संस्थानों से ही पहले वो कराएं, ना मिले तो फिर कहीं और जाएं। जी बिल्कुल। हमारे दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का जो नंबर है उस पर भी हमारे कई दर्शक जो है अपने प्रश्न जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं, या कई हमारे पास हमारे जो दर्शक हैं वो ईमेल के जरिए भी हमसे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ही सुमन देवी जी ने उत्तर प्रदेश से हमें प्रश्न भेजा है अपना। गाय का बछड़ा 2 माह का है और उसे पेट के कीड़े मारने की दवा क्या दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कितनी मात्रा में और कौन सी? देखिए, जो अगर 2 माह का बच्चा है तो उसको पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जा सकती है और देनी भी चाहिए। पेट में कीड़े हो जाते हैं, इवन वो तो 2 महीने का है, हम तो ये कहते हैं 1 महीना का भी हो, 20 दिन का भी हो, तब भी दवाई दी जा सकती है। और इसमें शुरू में, क्योंकि जब
बच्चे की उम्र छोटी है, बछड़े या बछड़ी की, तो इसमें हल्की दवाई दी जाती है, जैसे पेपराजीन के पाउडर आते हैं या उसके सॉल्यूशन आते हैं वो दें, या हल्की सी बेनमिंट की एक टेबलेट आती है वो दे सकते हैं। और इनकी जानकारी के लिए एक मैं आप बताना चाहता हूँ कि आइवरमेक्टिन साल्ट के टीके आते हैं, जिसको अलग अलग डेक्टामॉक्स एक नाम है, हाईटेक के इंजेक्शन है, वो कंपनी के अलग अलग नाम है। हम किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं आइवरमेक्टिन साल्ट का कोई भी 1 ml का टीका उस बच्चे को लगाया जा सकता है, ताकि उसके पेट के और बाहर शरीर के टिक्स, लाइसिस, जो भी कीड़े होंगे या पैरासाइट होंगे वो मर जाएंगे, दी जा सकती है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पे सुमन देवी जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम इस वक्त देख रही हैं तो हमने आपका प्रश्न शामिल किया और यहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वहीं एक आखिरी प्रश्न जो है कॉल सेंटर का वो शामिल करेंगे। यहाँ पे शंभुनाथ जी ने हमें उत्तर प्रदेश से प्रश्न भेजा है, भैंस को खुरपका रोग हो गया है, क्या करें? हो गया है जी। अगर हो गया है तो फिर किसान भाई उसमें क्या है कि जो मीठा सोडा होता है हमारे सब घरों में मिलता है आमतौर पे, उसको 25 ग्राम मीठा सोडा लें और उसमें 4-5 लीटर गुनगुना पानी लें, उसमें मिला के उसको, और उसका जो मुंह है उसको 5-6 बार उससे धोए, उसमें पशु को काफ़ी आराम मिलेगा। और फिर एक बोरोग्लाइसरीन के नाम से एक पेस्ट आता है, उसके मुंह पे उसको पेस्ट करें, लगाएं, ताकि उसका जो असर है वो कम हो। और ये तो हो गया होने की बात की बात। अगर होने से पहले अगर किसान भाई सब ध्यान रखें कि अपने पशु का बरसात शुरू होने से पहले FMD का वैक्सीनेशन कराएं, और साल में ये 2 बार जरूर कराएं। इसके बाद क्या है कि फिर पशु में ये बीमारी आने के चांस नहीं हो गए। आगे तो फिर ये सावधानी जो मैंने बताई ये किसान फॉलो करें, और फिर कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं पशु में वे ना आए। जी, तो आज इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे हमारे दर्शकों ने हमें फ़ोन किए और आप दोनों ने इतनी अच्छी तमाम जानकारी विस्तार से उन सभी को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय यही था, भैंस पालन और गौ पालन, और इससे विषय से संबंधित तमाम हमारे दर्शकों ने हमें फ़ोन किए। कुछ हमारे दर्शकों ने हमारे दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर पर हमें अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा ही प्रश्न उठता है तो आप हमारे दूरदर्शन किसान कॉल सेंटर नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन आइए आपको बता दें हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय है। हमारे कल के कार्यक्रम का विषय है बेल वाली सब्जियों की बिजाई और देखभाल। विषय एक बार आपके लिए फिर से दोहरा दें, बेल वाली सब्जियों की बिजाई और देखभाल। अगर आप ईमेल के जरिए कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें, जो कि है hellokisan2015@gmail.com। आपके लिए फिर से दोहरा दें, hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक पे अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, और आप अपना प्रश्न या अपने पशुओं की, अपनी फसल की फोटोग्राफ या वीडियो उस पर अपलोड कर सकते हैं। और आखिर में दूरदर्शन किसान का जो कॉल सेंटर नंबर है आप एक बार फिर से उसे नोट कर लें, जो कि है 1800113060। सोमवार से शनिवार हमारा एक कॉल सेंटर नंबर आपके लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।